हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज मैं आप लोगों के साथ साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी सीबीएसई बोर्ड का। मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, मैम आप क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लो, और इसी ने मुझे क्वेश्चन पेपर भी अपना सेंड करा था। तो मैं उसकी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए मैंने उसके क्वेश्चन पेपर को एक जगह क्लियरली टाइप कर लिया है और मैं इसके आंसर्स आपके साथ डिस्कस करूँगी। और इसका मैं सेक्शन वाइज करूँगी। पहला जो मेरी वीडियो है अभी इसकी, इसमें सिर्फ सेक्शन ए में डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं। सो ये 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर्स हैं और इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू और फॉल्स जैसे क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द सिचुएशनल पर्सपेक्टिव व्यूज ह्यूमन बिहेवियर एज मोस्टली अ रिजल्ट ऑफ डैश फैक्टर्स। तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि सिचुएशनल फैक्टर्स क्या बोलते हैं, सिचुएशनल पर्सपेक्टिव का व्यू जो है वो क्या बोलता है कि ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो मोस्टली सिचुएशन की वजह से होता है। तो सिचुएशनल फैक्टर्स भी यहाँ आ सकते थे, वो भी गलत नहीं होता आंसर, लेकिन अगर आपकी बुक के हिसाब से चले तो आंसर आपका यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स आएगा कि सिचुएशनल पर्सपेक्टिव ये कहता है कि हमारा बिहेवियर सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो कि एक एक्सटर्नल फैक्टर है, ना कि इंटरनल हमारे ट्रेड्स की वजह से। क्वेश्चन नंबर 2, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस आइडियाज ऑब्जेक्ट्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्यूशन दैट आर नॉवल एंड इनोवेटिव। किसी के अंदर एक एबिलिटी होती है नए आइडियाज, नॉवल मतलब न्यू, इनोवेटिव भी होता है नया नया कुछ सोचने का, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को नए तरीके से सॉल्व करने का। तो उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? ये तो बहुत जनरल है, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी बोलते हैं जब हम देखते हैं कि कोई बहुत क्रिएटिवली किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहा है। तो जहाँ पे भी नॉवल और इनोवेटिव आ जाता है उसका मतलब ही क्रिएटिविटी होता है। क्वेश्चन नंबर 3, Kareem watches TV when he is stressed due to pending assignments in school. According to Endler and Parker, he is using dash mechanism of coping. So करीम को बहुत स्ट्रेस है क्योंकि उसके असाइनमेंट्स पूरे नहीं हो रहे, वो उसको भुला देना चाहता है, इसलिए वो टीवी देखने लग जाता है। अपने स्ट्रेस को भुला देने से स्ट्रेस की मतलब जो जिस कारण से स्ट्रेस हो रहा है वो कम नहीं हो जाता रीज़न, लेकिन आप सिर्फ उसको अवॉइड कर रहे हो ताकि वो आपको स्ट्रेस ना करे। तो ये कौन सी स्ट्रैटेजी होती है? ये होती है अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। अवॉइडेंस ओरिएंटेड मतलब आप खाली उसको अवॉइड कर रहे हो क्योंकि वो आपको स्ट्रेस दे रहा है, आप उस काम को पूरा नहीं कर रहे हो। तो ये अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होती है अवॉइडेंस ओरिएंटेड। इससे सिर्फ आप थोड़ी देर के लिए भूल जाते हो अपने स्ट्रेस के रीज़न को। क्वेश्चन नंबर 4, द सेल्फ इज डिस्क्राइब एज एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट गेट्स इफेक्टेड। सो यहाँ पे गलती से मैंने आंसर टाइप कर दिया आई थिंक, तो इसका आंसर यही है, द सेल्फ इज डिस्क्राइब एज एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट गेट्स इफेक्टेड। तो सेल्फ को हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि सेल्फ दो तरीके से देख सकते हैं। एक होता है सब्जेक्ट जो खुद कुछ करता है, और एक होता है ऑब्जेक्ट जिसके साथ कुछ होता है। तो जब किसी के हमारे साथ कुछ होता है, हम अफेक्ट होते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट बन जाते हैं उस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 5, the 17th and 18th century were known as dash because the scientific method replaced faith and dogma. तो अगर आपको ये याद है हिस्ट्री इसकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 है कि जो 17th और 18th सेंचुरी थी ना, इसमें हम साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक तरीके से हमने देखना शुरू कर दिया था। क्योंकि पहले क्या था, पहले स्पिरिट्स को, सोल को, इन सब चीज़ों को बीच में लाते थे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में किसी को पता नहीं था, ये सोचते थे कि ये किसी सोल के पोजेशन में है। तो जब धीरे धीरे उसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पता चलनी शुरू हुई, तो हम उस एज को, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, जब से ये शुरू हुआ उसको बोलेंगे एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटमेंट। रीजन एंड एनलाइटमेंट, हमें रीजनिंग समझ आई उसका रीजन ढूंढना शुरू किया हमने कि क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे फेथ एंड डॉगमा मतलब जो गॉड के ऊपर फेथ और जो रिलीजियस बातें, स्पिरिट्स के ऊपर बातें, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी, साइंटिफिकली हम सोचने लग गए थे। तो इस एज में हमारी जो 17th और 18th सेंचुरी है, इसको बोलते हैं एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटमेंट बिकॉज साइंटिफिक मेथड रिप्लेस्ड फेथ एंड डॉगमा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, ध्रुव फिजिट्स, स्क्वर्म्स, क्लाइम्स एंड रन्स अराउंड द हाउस एमलेसली। तो आप ये याद करो, ये आपको किस चीज़ के सिम्टम्स लग रहे हैं? कोई बच्चा है जो बार बार, फिजिट्स मतलब एक जगह टिक के बैठ नहीं सकता, बार बार उठता है, बैठता है, इधर उधर घूमता है, कुछ कभी सोफों पे चढ़ रहा है, चेयर पे चढ़ रहा है, नीचे गिर रहा है, उतर रहा है,
पूरे घर में घूमता ही जा रहा है, उसको पढ़ने के लिए बिठा रहे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहा है, ध्यान नहीं लगा पा रहा है, डिस्ट्रैक्ट होता जा रहा है, अटेंशन नहीं दे रहा है, इतना ज़्यादा ओवर एक्टिव है, क्लास में भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता है, असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं करता है। तो ये सब सुन के ही आपको याद आ गया होगा कि ये कौन सी वाले उसकी बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। ये चैप्टर 4 में हमने एक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये सारे सिम्टम्स उसी के हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन समवन इज sociable, outgoing, as well as enjoys meeting friends, relatives and other people at social gatherings, she or he can be classified as an introvert। तो ये तो सीधी सी बात है, कोई बहुत सोशिएबल है, बहुत आउटगोइंग है, बाहर घूमना पसंद है, लोगों से मिलना पसंद है, रिलेटिव से मिलना पसंद है, तो क्या वो इंट्रोवर्ट होगा? कभी भी नहीं, वो होगा एक्सट्रोवर्ट। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन चिल्ड्रन यूज नेम कॉलिंग, स्वेरिंग एंड अब्यूसिव वर्ड्स, दे आर यूजिंग द डैश फॉर्म ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर। अगेन दिस इज द आंसर आई हैव रिटन हियर। जब भी बच्चे बोलते हैं, चिल्लाते हैं, किसी को उल्टे सीधे नामों से बुलाते हैं, गाली देते हैं किसी को, तो वो कौन सा एग्रेशन है? वो है वर्बल एग्रेशन। वो अपना हाथ नहीं उठा रहे हैं, वो अपना किसी को मार नहीं रहे हैं, खाली मुंह से बोल रहे हैं, तो वो वर्बल एग्रेशन है। Question number 9 refers to repeated association of a desired response with a positive consequence. Refers to repeated association of a desired response। जब हमें कोई रिस्पॉन्स बार बार चाहिए होता है तो उसके साथ हम क्या चीज़ एसोसिएट कर देते हैं ताकि वो रिस्पॉन्स हमें बार बार मिले, तो हम उसके साथ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एसोसिएट करते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट हमने लर्निंग वाले चैप्टर में पढ़ा है, चैप्टर 5 में हमने देखा है कि जब भी हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं तो वो जो एक्शन है, जो रिस्पॉन्स है, वो रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, Tarun's group has won the elections from his constituency. His opponents Ramesh and his group are weak and too small in number. Tarun often expresses frustration and negative attitude towards Ramesh group. This is known as dash. तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि एक ग्रुप है जो इलेक्शन जीत गया है और जो दूसरा ग्रुप है वो वीक है और बहुत स्मॉल है। तो इसलिए जो ये वाला ग्रुप है ये उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन दिखाता है और नेगेटिव एटीट्यूड दिखाता है। तो ये हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था प्रिजुडिस वाले टॉपिक के अंदर कि जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को दबाने की कोशिश करता है क्योंकि वो मेजॉरिटी ग्रुप होता है और दूसरा माइनॉरिटी होता है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं स्केप गोटिंग। तो चैप्टर 6 में आप प्रिजुडिस वाले टॉपिक में देखना स्केप गोटिंग का मतलब क्या लिखा होगा। जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को फ्रस्ट्रेशन दिखाता है या ब्लेम करता है क्योंकि दूसरा ग्रुप वीक है और एक ग्रुप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, समटाइम्स वी थिंक ऑफ द टारगेट इन टर्म्स ऑफ वट एवर इंफॉर्मेशन कम्स एट द एंड and this has a stronger influence on the person's formation of impression. This may be due to, तो impression formation में इसी चैप्टर में है, चैप्टर 6 में ही, कि जो चीज़ हमें किसी पर्सन के बारे में लास्ट में पता चलती है उसके बेस पे हम उसका इम्प्रेशन बनाते हैं। दो चीज़ें होती है, एक तो कोई चीज़ फर्स्ट टाइम पे सुनने पे जिसको कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन या प्राइमेसी इफेक्ट, और दूसरी चीज़ होती है जब हम लास्ट में कोई चीज़ सुनते हैं। तो वो जो लास्ट में हम सुनते हैं, जो कम्स एट द एंड, मतलब लास्ट में कोई चीज़ हम किसी के बारे में सुनते हैं तो उसके बेस पे अगर हम इम्प्रेशन बनाएं तो उसको बोलेंगे रिसेंसी इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल हु मे बी प्रेजेंट एट अ प्लेस और सिचुएशन बाय चांस। तो कलेक्शन ऑफ पीपल को क्राउड बोलते हैं, जो बाई चांस कहीं पे भी कलेक्ट हो जाए लोग, उनको उसको बोलते हैं क्राउड। क्वेश्चन नंबर 13, अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कॉल्ड डैश डील्स विद वेरियस साइकोलॉजिकल इश्यूज पर्टेनिंग टू ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन इन अ वेरी ब्रॉड सेंस ऑफ टर्म। तो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी है जो एनवायरमेंट के ऊपर डील करती है। तो ये यहाँ पे जो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी आपने लिखनी है वो है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी।
क्वेश्चन नंबर 14, Mandeep wants to clean the river in his village. He is actively working to achieve his goal. This behavior is a part of. तो अपने एरिया के विलेज की रिवर को क्लीन करना है, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना है, ये किसी का गोल है, तो ये उसकी प्रो एनवायरमेंटल स्ट्रैटेजी है. बिहेवियर इज अ पार्ट ऑफ प्रो एनवायरमेंटल. प्रो मतलब एनवायरनमेंट के लिए, तो प्रो एनवायरमेंटल स्ट्रैटेजी आएगा इसमें. क्वेश्चन नंबर 15, स्किल इज द प्रोफिशिएंसी और डेक्सटेरिटी दैट इज एक्वायर्ड और डेवलप्ड थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस. स्किल प्रोफिशिएंसी होती है और डेक्सटेरिटी होती है किसी काम को ढंग से अच्छे से करने की, और वो कैसे आता है, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के थ्रू आता है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. क्वेश्चन नंबर 16, वन कैन कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज मैसेजेस विदाउट यूजिंग एनी वर्बल लैंग्वेज. दीज एक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर अ पार्ट ऑफ. तो बिना बोले बिना वर्बल लैंग्वेज के जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो इसमें आप दो चीज़ें लिख सकते हो. एक तो आप नॉन वर्बल भी लिख सकते हो, नॉन वर्बल, या फिर आप इसमें बॉडी लैंग्वेज भी लिख सकते हो. दोनों आंसर ही ठीक आएंगे इसमें. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आ सकता है, बॉडी लैंग्वेज भी आ सकता है, जब हम जेस्चर से या फिर अपने फेशियल एक्सप्रेशन से कम्युनिकेट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17, अतुल sits and writes down a summary of what he understood of the communication held between him and his client. Thus he is dash the communicated message. तो अतुल की उसके क्लाइंट से कोई बात हुई है और वो बैठ के उसको एज इट इज़ लिख रहा है जो भी उसकी बात हुई है. तो एक तो इसको हम बोल सकते हैं वर्बैटिम, मतलब कि आपको एज इट इज़ लिखना है जो जो बात हुई है. लेकिन अगर आपके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो आपके बुक में जो चीज़ साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसको पैराफ्रेजिंग भी आप कह सकते हो. पैराफ्रेजिंग क्या होता है कि आपके क्लाइंट ने, आप साइकोलॉजिस्ट हो, अगर आपके क्लाइंट ने कुछ बोला है तो आप उसको एज इट इज़ लिख के उसको सुना रहे हो, उसको बता रहे हो कि आपने जो बोला था उसका ये मतलब है, ताकि क्लाइंट को ये तसल्ली हो जाए कि उसको, साइकोलॉजिस्ट को सही समझ में आ गया. तो ये यहाँ पे सेक्शन ए के आंसर्स डिस्कस कर लिए मैंने. अब नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.